जय हिंद बच्चों। आज हम कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान में अध्याय 8 भारत में राष्ट्रीय जागृति एवं राजनीतिक संगठनों की स्थापना के बारे में ज्ञान हासिल करेंगे बच्चों। इसके कुछ प्रमुख मुख्य बिंदु इस तरह हैं। भारत में राष्ट्रीय जागृति के कारण, भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व स्थापित अन्य संगठन, उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, भारत में राष्ट्रवाद का विकास, उदारवाद एवं उग्र राष्ट्रवाद। बच्चों, जो 1857 का संग्राम था उसमें अंग्रेज़ों की विजय हुई, जिसके कारण अंग्रेज़ों ने बहुत बुरी तरह से भारतीयों का दमन किया। कुछ समय के लिए भारतीयों में निराशा छा गई, परंतु स्वतंत्रता संग्राम की स्मृतियाँ जनमानस में विद्यमान रहीं। 1858 के पश्चात भारतीयों में जो चेतना जागृत हुई वह विशुद्ध रूप से भारतीय थी। भारतीयों ने यह अनुभव किया कि उनके और अंग्रेजी प्रशासन के हितों में भिन्नता है और अंग्रेज अपने स्वार्थों को पूर्ण करने के लिए भारतीयों का शोषण करते हैं। उनमें स्वतंत्रता, आत्मसम्मान, अखंडता तथा भारतीय होने के गर्व जैसी भावनाएं जागृत हुई। भारत में राष्ट्रीय जागृति के कारण क्या क्या थे? अंग्रेजों की विजय, विलय और शोषण की नीति की प्रतिक्रिया स्वरूप ही भारतीयों में राष्ट्रीय भावनाओं का तीव्रता से विकास हुआ। बच्चों, भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में कारणों का महत्वपूर्ण योगदान था। सबसे पहले देखेंगे हम राजनीतिक कारण क्या थे। 1857 की घटना के पश्चात भारत में कंपनी का राज्य समाप्त हो गया और भारत सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन हो गया। ब्रिटिश संसद के 1858 के अधिनियम के बाद भी भारतीयों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। सन 1858 में ही महारानी विक्टोरिया ने अपने घोषणा पत्र में देशी रियासतों के शासकों और भारतीय जनता को आश्वासन दिए थे, जिनका आशय यह था कि पूर्व की गलतियों को दोहराया नहीं जाएगा और भारतीयों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। परंतु इन आश्वासनों का सरकार ने कभी पालन नहीं किया। अंग्रेजों द्वारा आरंभ किए गए एकीकृत शासन से भारतवासी एक सूत्र में बंधे तथा उनमें जागरूकता आई। बच्चों, भारत में राष्ट्रीय जागृति का दूसरा प्रमुख कारण था धार्मिक एवं सामाजिक पुनर्जागरण। धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलनों ने राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन सुधार आंदोलनों के प्रणेता राजनीतिक जागृति के पथ प्रदर्शक बने, जिनमें मुख्यतः राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद एवं श्रीमती एनी बेसेंट थे। इन्होंने भारतीयों में स्वधर्म, स्वदेशी और स्वराज्य की भावना जागृत की। स्वामी दयानंद सरस्वती के आर्य समाज, स्वामी विवेकानंद के रामकृष्ण मिशन के अतिरिक्त ऐसे अनेक आंदोलन, संप्रदाय और व्यक्ति हुए जिन्होंने समाज में चेतना जगाई। इन सभी आंदोलनों ने देश की नई पीढ़ी को देश के नेतृत्व के लिए तैयार किया। तीसरा कारण था पाश्चात्य शिक्षा, संस्कृति और विचारकों का प्रभाव। अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार, जैसा आप जानते हैं, लॉर्ड मैकाले ने भारतीय राष्ट्रीयता को जड़ से समाप्त करने के उद्देश्य से किया था, परंतु अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों के विदेशी बंधन से मुक्त होने की प्रेरणा दी। अंग्रेजी शिक्षा का ज्ञान होने के कारण भारतीय पाश्चात्य साहित्य, विचार दर्शन और शासन प्रणाली से परिचित हुए। पाश्चात्य शिक्षा ने भारतीयों को राष्ट्रीयता, स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र जैसे आधुनिक विचारों से अवगत भी कराया। चौथा प्रमुख कारण था बच्चों, समकालीन यूरोपीय आंदोलनों का प्रभाव। ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के कारण भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ, जिसके फलस्वरूप भारतीयों का पाश्चात्य जगत के साथ घनिष्ठ संपर्क स्थापित हुआ। इंग्लैंड में सुधार आंदोलन, इटली, जर्मनी, रोमानिया और सर्बिया के स्वतंत्रता संग्राम आदि आंदोलनों ने भारतीयों को अपने अधिकारों हेतु संघर्ष के लिए प्रेरणा दी, अर्थात भारतीयों में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए तीव्र इच्छा जागृत हुई। इसके बाद यातायात एवं संचार के साधनों का विकास। अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के लिए भारत में यातायात के साधनों
का विकास किया, जिसमें मुख्यतः रेल, तार, डाक, सड़क, पुल आदि थे, जिसका सबसे ज़्यादा लाभ भारतीयों को मिला। भारतीय एक स्थान से दूसरे स्थान जाने लगे, उन्हें विचार आदान प्रदान करना आसान हो गया। इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से भारतीयों के संगठित होने तथा उन्हें राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधने में यातायात एवं संचार के साधनों से बड़ी सहायता मिली। इसके बाद बच्चों, प्राचीन भारतीय संस्कृति का प्रभाव भी एक मुख्य कारण था। 19वीं सदी में प्राचीन भारतीय साहित्य की खोज का कार्य प्रारंभ हुआ। भारतीय और पश्चिम के विद्वानों के सहयोग से संस्कृत भाषा के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया गया। मैक्स मूलर, विलियम जोन्स, हरप्रसाद शास्त्री, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, महादेव गोविंद रानड़े जैसे विद्वानों ने भारतीय संस्कृति और साहित्य पर अनेक ग्रंथ लिखे। इनकी रचनाओं का व्यापक प्रभाव भारतीयों पर पड़ा। 7वां प्रमुख कारण था बच्चों, भारतीय साहित्य एवं समाचार पत्र। राष्ट्रीय जागृति के उदय में साहित्य और समाचार पत्रों का विशिष्ट महत्व है। बंकिम चंद्र चटर्जी, जिनके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, दीनबंधु मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, D.L. राय एवं रविंद्रनाथ टैगोर आदि की रचनाओं का राष्ट्रीय जागृति में महान योगदान रहा। बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना आनंद मठ और उसमें लिखे गए वंदे मातरम गीत नवयुवकों का प्रेरणा स्रोत बना। दीनबंधु मिश्र के नील दर्पण नाटक में नील बागान के मजदूरों पर हो रहे अत्याचारों और दुखों को उजागर किया गया। भारतीय समाचार पत्रों में अंग्रेजी प्रशासन का समीक्षात्मक विवरण समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित होने लगा। भारतीय समाचार पत्रों क्रमशः संवाद कौमुदी, अमृत बाजार पत्रिका, बंबई समाचार, केसरी, मराठा, आर्य दर्शन आदि ने राष्ट्रीय चेतना के विकास में सहयोग दिया। प्रेस ने भारतीयता की चेतना को प्रोत्साहित किया और राजनीतिक चेतना प्रदान की। इसके बाद वाला कारण था बच्चों, ब्रिटिश सरकार की आर्थिक शोषण की नीति। आर्थिक शोषण असंतोष को जन्म देता है। अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना और ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप भारतीय उद्योग धंधों को गहरा धक्का लगा। भारत से निर्यात होने वाले माल पर चुंगी की दर विदेशों में बढ़ा दी गई और इंग्लैंड में निर्मित वस्तुओं के आयात पर चुंगी की छूट देकर उन्हें भारतीय बाजारों में बेचा जाने लगा। इससे भारत का धन निरंतर निष्कासित होता गया, जिससे आर्थिक ढांचा लड़खड़ा गया। इसके बाद प्रजातीय भेदभाव की नीति। अंग्रेज भारतीयों के प्रति प्रजातीय भेदभाव की नीति अपनाते थे। वे भारतीयों को घृणा और संदेह की दृष्टि से देखते थे। प्रतिभाशाली शिक्षित भारतीयों को उच्च सरकारी पदों के योग्य नहीं समझा जाता था। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने वाले भारतीयों पर किसी न किसी प्रकार का दोष लगाकर उन्हें नौकरी पाने के अधिकार से वंचित किए जाने की प्रवृत्ति का विकास हुआ और उसमें सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, अरविंद घोष जैसे व्यक्ति ब्रिटिश सरकार की पक्षपातपूर्ण नीति के शिकार हुए। इसी पक्षपात को देखते हुए ब्रिटिशर्स को ये लगने लगा था कि भारतीय हमसे कुछ नाराज़ होते जा रहे हैं। तो उन्हीं दिनों बच्चों एक बिल आया जिसे हम इल्बर्ट बिल के नाम से जानते हैं। उन दिनों वाइसराय लॉर्ड रिपन थे, जिन्होंने जातीय भेदभाव को दूर करने के लिए एक कानून बनाने का प्रयास किया। इसे विधि सदस्य इल्बर्ट ने तैयार किया था, इसीलिए इसे इल्बर्ट बिल कहा जाता है। इसके द्वारा भारतीय मजिस्ट्रेट और सेशन जज को भी फौजदारी मुकदमों में यूरोपीय लोगों की सुनवाई का अधिकार दिया जाना था। भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अपराधियों का मुकदमा सुनने का अधिकार नहीं था। इस भेदभाव को दूर करने के लिए इल्बर्ट बिल लाया गया। जैसे ही ये बिल आया, भारत में बसने वाले यूरोपियों ने इल्बर्ट बिल का संगठित होकर विरोध किया और इसे काला कानून माना। अंततः ब्रिटिश सरकार को इल्बर्ट बिल वापस लेना पड़ा, जिससे भारतीयों के मन में गहरा प्रभाव पड़ा। वाइसराय लॉर्ड लिटन की प्रतिक्रियावादी नीति प्रजातीय भेदभाव से परिपूर्ण थी। लॉर्ड लिटन की प्रतिक्रियावादी नीति अर्थात भारत विरोधी नीति 4 वर्ष तक चली। यानी लॉर्ड लिटन ने 4 वर्ष तक
एक एक काम ऐसे किए जिससे भारतीय बहुत ज़्यादा दुखी हुए। सबसे पहले उन्होंने आयातित ब्रिटिश कपड़ों पर से शुल्क हटाया। उन दिनों देश में कुछ हिस्सों में भयंकर अकाल पड़ा हुआ था, तो उसको छोड़ते हुए इंग्लैंड की महारानी के सम्मान में दिल्ली दरबार का आयोजन किया। इसके बाद भारतीयों को हथियार रखने पर लाइसेंस फीस लगा दी गई और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट द्वारा भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों का दमन करने का प्रयास किया। इस प्रकार भारत में राष्ट्रीय जागरण और विकास के लिए प्रेरणा सर्वप्रथम धार्मिक तथा सामाजिक सुधार आंदोलन ने दी। देशभक्ति तथा स्वाभिमान का बीज इन्हीं आंदोलनों ने बोया। बच्चों, इसके बाद हम कुछ ऐसे राजनीतिक संगठनों के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने राष्ट्रीय भावना जागृत करने और देश के प्रति समर्पित होने में बहुत योगदान दिया। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, उसके पूर्व कुछ ऐसे स्थापित राष्ट्रीय संगठन आए जिनके बारे में हम जानेंगे। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में शांतिपूर्ण राजनीतिक गतिविधियां आरंभ हुई। शिक्षित भारतीय भारत की राजनीतिक व आर्थिक दास्ता से अनभिज्ञ थे। इसी वर्ग ने संगठित राजनीतिक गतिविधियों को आरंभ किया। इसका उद्देश्य भारत में प्रतिनिधि सभाओं की स्थापना, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और आर्थिक शोषण की समाप्ति के लिए प्रयास करना था। 1857 के पश्चात राजनीतिक चेतना के स्वर तीव्र हुए एवं जो राजनीतिक संगठन स्थापित हुए उनमें पूना सार्वजनिक सभा 1870, इंडियन लीग 1875, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1876, मद्रास महाजन सभा 1884 तथा बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 मुख्य हैं। इन संगठनों ने स्थानीय मांगों के साथ साथ राष्ट्रीय मांगों की जोरदार वकालत की। इस समय तक ऐसी किसी संस्था की स्थापना नहीं हुई थी जो अखिल भारतीय स्तर पर गठित हो। इस आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए 1883 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन का राष्ट्रीय सम्मेलन सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने कलकत्ता में बुलाया। इसका दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन दिसंबर 1885 में पुनः कलकत्ता में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय संगठन की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के कुछ अन्य सदस्य आनंद मोहन बोस, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी भी थे। 1885 तक लगभग इसकी 60 शाखाएं देश में स्थापित हो चुकी थी। इसके बाद बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किन कारणों से हुई और क्यों की गई, इसके बारे में हम जानते हैं। सन 1870 से 80 तक भारतीय जनता राजनीतिक रूप से जागरूक हो चुकी थी और 1885 ईस्वी तक एक अखिल भारतीय राजनीतिक संगठन की स्थापना का मंच भी तैयार हो चुका था। इस अखिल भारतीय संस्था को निश्चित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय एक सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम को दिया जाता है। ह्यूम ऐसे राजनीतिक संगठन की आवश्यकता अनुभव कर रहे थे जो शासक व शासित वर्ग के बीच की खाई को भर सके। ह्यूम ने लॉर्ड डर्फिन से सहमति प्राप्त करने के पश्चात यह तय किया कि 25 से 31 दिसंबर 1885 के मध्य पूना में इंडियन नेशनल यूनियन की बैठक हो। ये जो सम्मेलन था पूना में होना था, लेकिन अंतिम क्षणों में यह स्थान परिवर्तित कर मुंबई किया गया। सम्मेलन 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में हुआ। ह्यूम के सुझाव पर इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस रखा गया। इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ। पहले सम्मेलन में लगभग 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अब बच्चों देखिए कि कांग्रेस की स्थापना के क्या उद्देश्य थे अंग्रेजों के लिए और भारतीयों के लिए। इतिहासकारों का कहना है कि ह्यूम और उसके साथियों ने अंग्रेजी सरकार के इशारे पर ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा कवच के रूप में कांग्रेस की स्थापना की। ह्यूम नहीं चाहते थे कि सरकार के असंतोष से नाराज जनता हिंसा का मार्ग अपनाए, अतः वे जनता को हिंसा के मार्ग की अपेक्षा वैधानिक मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित करना चाहते थे। और संवैधानिक मार्ग से आशय है प्रार्थना पत्रों, स्मृति पत्रों और प्रतिनिधि मंडलों के माध्यम से ब्रिटिश सरकार को प्रभावित कर अपनी मांगें पूर्ण करवाना।
कांग्रेस के नेताओं ने कांग्रेस की स्थापना में A.O. ह्यूम का नेतृत्व स्वीकार किया, क्योंकि वे तत्कालीन परिस्थितियों में ब्रिटिश सरकार के साथ खुला संघर्ष करने की स्थिति में नहीं थे। व्यवहारिकता इसी में थी कि एक मंच तैयार करने में ह्यूम को सहयोग प्रदान करें, जहां देश की समस्याओं पर विचार विमर्श हो सके। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बैनर्जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में, जो 1885 में हुआ, निम्नलिखित उद्देश्य बताए। पहला, साम्राज्य के विभिन्न भागों में देश के हित के कार्यों में संलग्न ऐसे सभी व्यक्तियों को परस्पर घनिष्ठता और मित्रता को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य करना जो अत्यधिक उत्साही हैं। दूसरा, अपने सभी देश प्रेमियों में जाति, धर्म या प्रांतीयता के सभी संभव पूर्वाग्रहों को सीधे मित्रतापूर्ण व्यक्तिगत संपर्क से दूर करना। तीसरा, तत्कालीन महत्वपूर्ण और ज्वलंत सामाजिक समस्याओं के बारे में शिक्षित वर्ग के परिपक्व व्यक्तियों के साथ पूरी तरह से विचार विमर्श करने के बाद बहुत सावधानी से इनका प्रमाणित लेखा जोखा तैयार करना। चौथा था, जिन दिशाओं में और जिस तारीख से अगले 12 महीनों में देश के राजनीतिज्ञों को लोकहित के लिए कार्य करना चाहिए, उनका निर्धारण करना। यह संगठन शीघ्र ही राष्ट्रव्यापी हो गया और भारतीय भावनाओं को अभिव्यक्त करने लगा। इसके बाद बच्चों, कांग्रेस में दिन प्रतिदिन प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ती गई और आप समझ सकते हैं कि जब एक किसी संगठन में बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो कुछ लोगों के विचार आपस में मेल नहीं खाते। उसी का नतीजा हुआ कि भारत में राष्ट्रवाद का विकास हुआ और कांग्रेस में भी 2 दल बन गए, जो एक दल उदारवाद का समर्थक था और दूसरा दल उग्र राष्ट्रवाद को चाहता था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पश्चात इसके प्रथम अधिवेशन में सभी जातियों, संप्रदायों और वर्गों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। भारत में राष्ट्रवाद का विकास विभिन्न चरणों में हुआ। समय के साथ साथ कांग्रेस की रीति नीति में भी परिवर्तन हुआ। प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस का स्वरूप क्या था, इस अध्याय में इसे समझने का प्रयास किया गया है। उदारवाद या उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा। सबसे पहले उदारवादी विचारधारा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में सन 1885 से 1905 का समय उदारवादी युग के नाम से जाना जाता है। इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बागडोर उदारवादी नेताओं के हाथ में थी, जिनमें प्रमुखतः दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, रास बिहारी बोस, महादेव गोविंद रानाडे आदि नेता थे तथा उनका उद्देश्य क्रमिक व संवैधानिक तरीकों से स्वतंत्रता प्राप्त करना था। उदारवादी संवैधानिक तरीकों में विश्वास के साथ प्रार्थना पत्रों, स्मृति पत्रों और प्रतिनिधि मंडलों द्वारा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते थे। उदारवादी प्रतिवर्ष अपनी मांगों के समर्थन में प्रस्ताव पारित करते थे और तर्क द्वारा अपनी मांगों के औचित्य को समझाने का प्रयास करते थे। उनके कार्यक्रम में जन आंदोलन के लिए कोई स्थान नहीं था। उन्हें भय था कि आंदोलनों के कारण अराजकता फैल जाएगी। प्रारंभ में ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रहा, परंतु धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस को अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करने वाली तथा ब्रिटिश हितों की विरोधी घोषित कर दिया। कांग्रेस का एक वर्ग उदारवादियों की नीति को पसंद नहीं करता था। उनका मानना था उदारवादी राजनीतिक भिक्षावृत्ति की नीति अपना रहे हैं। धीरे धीरे उदारवादियों का भ्रम भी ब्रिटिश शासन से टूटने लगा, क्योंकि ब्रिटिश सरकार उनके प्रस्तावों पर ध्यान नहीं दे रही थी। यद्यपि उदारवादी ब्रिटिश शासन को कल्याणकारी मानते थे, परंतु उन्होंने ब्रिटिश शासन की त्रुटियों को उजागर करने में कोई कसर नहीं रखी। दादा भाई नौरोजी ने भारत से धन निष्कासन और उसके कारण उत्पन्न कुप्रभावों से लोगों को परिचित करवाया। बच्चों, शुरुआत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जन्म के लगभग प्रथम 20 वर्षों में कांग्रेस का नेतृत्व उदारवादियों के हाथ में रहा। उग्र राष्ट्रवादी उदारवादियों की याचनाओं और मित्रता की मिन्नतों की राजनीति से ऊब गए थे और
भारतीय जनमानस में आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, देशभक्ति और साहस की भावना का संचार कर राष्ट्रीय संघर्ष को एक नई दिशा देना चाहते थे। इस तरह से उग्र राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। और उग्र राष्ट्रवाद के जन्म के क्या कारण थे बच्चों? देखिए, कुछ प्रमुख कारण इस तरह हैं। सबसे पहले, उदारवादियों की कार्य पद्धति के प्रति असंतोष। उग्र राष्ट्रवादी नेता, जिनमें प्रमुखतः लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष थे, उन्होंने यह अनुभव किया कि प्रार्थना पत्रों, स्मृति पत्रों को देकर अपनी बात मनवाने के तरीके से भारतीयों को राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने वाले नहीं हैं। वे अंग्रेजों के विरुद्ध सशक्त एवं प्रबल जन आंदोलन आरंभ करना चाहते थे। लोकमान्य तिलक ने कहा कि स्वतंत्रता भारतीयों को चांदी के थाली में रखकर नहीं मिल पाएगी। दूसरा प्रमुख कारण था संवैधानिक आंदोलनों की विफलता। ब्रिटिश सरकार ने उदारवादियों की अनेक प्रार्थनाओं एवं याचिकाओं के पश्चात 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम स्वीकार किया, परंतु इसमें भारतीयों को कोई वास्तविक अधिकार प्राप्त नहीं हुए। तीसरा कारण, ब्रिटिश शासन की प्रतिक्रियावादी नीति। ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रियावादी नीति उग्र राष्ट्रवाद के विकास का प्रमुख कारण बनी। 1858 के भारत शासन अधिनियम और महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा द्वारा भारतीयों को जो आश्वासन दिए गए थे, उनमें शाब्दिक आडंबर अधिक था। भारतीयों के प्रति ब्रिटिश शासन का दृष्टिकोण अत्यधिक अमानवीय और प्रजातीय भेदभाव से परिपूर्ण था। लॉर्ड लिटन और लॉर्ड कर्जन ने भारतीयों की जातीय भावना को ठेस पहुंचाया। इसके बाद बच्चों, ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीति हम पहले जान चुके हैं। ब्रिटिश सरकार की आर्थिक शोषण की नीति के कारण भारतीय कृषि और उद्योग धंधों को अपार क्षति हुई। इसके बाद 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक आंदोलन। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक आंदोलनों ने भारतीय जनमानस को अन्याय के विरुद्ध सतत संघर्ष करने के लिए तैयार किया। प्राकृतिक प्रकोप। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीयों को अनेक प्राकृतिक विपदाओं का सामना करना पड़ा और इन प्राकृतिक विपदाओं के प्रति ब्रिटिश सरकार का उपेक्षापूर्ण रवैया रहा, जो उग्र राष्ट्रवाद की उदय का प्रमुख कारण बना। पाश्चात्य विचारों एवं विदेशी आंदोलनों का प्रभाव। अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होने के कारण अनेक शिक्षित भारतीय पाश्चात्य क्रांतिकारी विचारों से परिचित हुए। इसके बाद एक ऐसी घटना हुई जिससे भारतीय जनमानस हिल गया। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में फूट डालो और शासन करों की नीति का अनुसरण करते हुए बंगाल को 2 भागों में विभाजित कर दिया। उसने बंगाल की जनता की एकता को आघात पहुंचाने और वहां के हिंदुओं और मुसलमानों में सदैव के लिए फूट डालने के उद्देश्य से विभाजन का कुटिल षड्यंत्र रचा था। उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन का विकास व कार्यपद्धति। राष्ट्रीय आंदोलन का उग्र स्वरूप सर्वप्रथम महाराष्ट्र में परिलक्षित हुआ। 1893 में बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में गणपति उत्सव को सार्वजनिक रूप प्रदान किया। 1899 में उन्होंने शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया। इन उत्सवों का उद्देश्य जनता में राष्ट्रीय भावना का विकास करना था। उग्र राष्ट्रवादियों की कार्यपद्धति उदारवादियों से भिन्न थी। बहिष्कार, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा उनके 3 प्रमुख अस्त्र थे। बच्चों, उग्र राष्ट्रवादी आंदोलनों का बहुत महत्व है भारतीय इतिहास में। उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन के 3 प्रमुख नेता थे, जिनको आप लाल, बाल और पाल के नाम से जानते हैं। तिलक और लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल के बारे में भी हम कुछ जानेंगे। तिलक उग्र राष्ट्रवादिता के जनक थे। उनके राजनीतिक विचारों पर उनकी धार्मिक भावनाओं का प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। उन्होंने घोषित किया, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तिलक आजीवन स्वतंत्रता और स्वराज के लिए संघर्ष करते रहे। उन्होंने युवकों को आत्मोत्सर्ग तथा निडर होकर संघर्ष के लिए प्रेरित किया। राष्ट्रीयता की उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के अग्रदूत विपिन चंद्र पाल ओजस्वी वक्ता, कुशल पत्रकार एवं शिक्षा शास्त्री थे। न्यू इंडिया और वंदे मातरम पत्रों के माध्यम से उन्होंने अपने विचार प्रकट किए।
लाला लाजपत राय कांग्रेस की उदारवादी विचारधारा एवं कार्य पद्धति के विरोधी थे। बंगाल विभाजन का उन्होंने घोर विरोध किया। इसलिए देश के लिए स्वराज परम आवश्यक है और सुधार अथवा उत्तम राज्य इसके विकल्प नहीं हो सकते। इस तरह से बच्चों ये पाठ यहीं पर पूर्ण हुआ। बच्चों, मुझे आशा है कि आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। राष्ट्रीय भावना भी जागृत हुई होगी आप में। हम अगले पाठ के लिए फिर से मिलेंगे। जय हिंद बच्चों।